नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर बवाल है और देश में कुछ सवाल हैं। सवाल ये हैं कि अमेरिका से आए हुए एक बंदे को दिल्ली पुलिस एयरपोर्ट से रिसीव करके ले गई, पहले ही परमिशन दे दी जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने की। सैकड़ों हजारों युवा देखते ही देखते जंतर मंतर पर जुट गए। इनमें एसएफआई के लोग भी हैं, इनमें अलग अलग छात्र संगठनों के लोग भी हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग भी हैं, और इन सब की एक ही डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाओ। इनके पीछे क्या राजनीति है या इसके पीछे क्या राजनीति है, किसी को कुछ नहीं पता। सबके अपने अपने कयास हैं। कल इस प्रदर्शन को लेकर देश के तमाम इन्फ्लुएंसर ने, चाहे वो लकी बिस्ट हो, शुभंकर मिश्रा हो, सब ने रील्स डाली और रील्स पेड थी। उन सब में ये आगाह किया गया था कि आप अपने बच्चों को किसी भी सूरत में जंतर मंतर पे मत पहुंचने दीजिए। लबोलुआब यही था, लेकिन फिर भी बच्चे पहुंचे हैं, फिर भी युवा पहुंचे हैं और गर्मी में भी वहाँ डटे हुए हैं। उनका मकसद क्या है वो साफ दिखाई देता है। बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब है, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है, और वो लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। बीजेपी के लोग इसको एक साजिश बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाहर के लोग हमारे देश को बदनाम करने में जुटे हुए हैं, हमारे देश का नुकसान करने में जुटे हुए हैं, और बीजेपी के लोग इसको लेकर परेशान हैं। परेशान इसको लेके कांग्रेस के लोग भी हैं। कांग्रेस के लोगों को लग रहा है कि हमने लड़ाई लड़ी, हमने भी संघर्ष किया, और अब हमारा पकी पकाई मलाई को कोई अभिजीत दीप के आके खाना चाहता है। कुछ लोग सोनम वांगचुक पे भी सवाल उठा रहे हैं कि सोनम वांगचुक को सरकार ने अचानक जेल में बंद किया, अचानक फिर रिहा कर दिया, और अब सोनम वांगचुक को आगे किया जा रहा है। अन्ना ने देश को ऐसा गन्ना चुसाया जिसके बाद ये देश कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। जो भी काम होता है उस पर सवाल उठते हैं, और इस सवालों के घेरे में अभिषेक दीपके भी हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में कोई रुकावट अभी तक क्यों है? इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन सवालों में हमेशा ये देश रहेगा दोस्तों, क्योंकि हमें सवाल करने की आदत बन चुकी है। आने वाले समय में पता चलेगा कि अभिजीत दीपके कोई नए दौर के अन्ना हैं या नए दौर के गांधी हैं। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तब तक के लिए हमें आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है इस पूरी कवायद के पीछे की कहानी क्या है। त्यागी जी, मजा बहुत आ रहा है सच बताऊं तो। बिल्कुल। बीजेपी के लोगों की पोस्ट प्रतिक्रियाएं देखते हैं तो वो भी डरे हुए हैं, कांग्रेसियों की देखते हैं वो भी डरे हुए हैं, और इसमें पता नहीं चल पा रहा है कि असल में कहानी क्या है। आप ये देखिए कि दिल्ली पर जब प्रदर्शन हुआ, कुछ लोग सवाल उठा रहे थे कि महिला पहलवान जब धरने के लिए गई तो उनको दिल्ली पुलिस ने लठ मारे, किसानों के लठ मारे, उनके लिए बैरिकेड लगाए, और अभिषेक दीपके को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे गए, परमिशन दे दी बिना मांगे हुए कि आप वहाँ प्रदर्शन कर सकते हो। उधर से बीजेपी वाले रील्स बनवा रहे हैं कि इस प्रदर्शन में मत आओ। कोई काला हिट लेके पहुंचा हुआ है, लाल हिट लेके पहुंचा हुआ है। तो ये अजीब से दौर में मतलब पहुंच गया है देश, और जंतर मंतर लबालब फिर भी भरा हुआ है युवाओं से, जिनको कॉकरोच कहा गया है। तो ये क्या कहानी किस करवट लेगी? भरा पड़ा है जंतर मंतर, नहीं पड़ता किसी पर अंतर। नहीं पड़ते। सबके अपने अपने सच हैं। दुनिया में अब कोई मूर्ख रहा नहीं, सब विद्वान है। सब विद्वान आ गए, और हमें इतना शक संदेह पैदा कर दिया है एक आदमी का दूसरे के प्रति, हर स्तर पे इतना संदेह है कि हमें लगता है कि ये जो आदमी बात कह रहा है इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है, कोई षड्यंत्र है। ये तो हो ही नहीं सकता। दिमाग का भरपूर प्रयोग मानवता के इतिहास में पहली बार हो रहा है, और वो भी भारतवर्ष में हो रहा है। अब लग रहा है कांग्रेस कहती है साजिश है, भाजपा कहती है साजिश। अब इन दो साजिशों में सच्ची और असली साजिश किसकी है
वो भी एक साजिश है। तीसरी ये है कि भाई हर एक के अपने अपने कारण सामने है। साजिश बिना बुनियाद की नहीं होती। अगर भाजपा ये कह रही है कि भाई अपने बच्चों को दूर रखो, तो ये भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकती है कि अंदर अंदर आप करते रहो। चूंकि भाजपा पे आरोप लगता है कि संघ लगा रहता है इन चीज़ों के पीछे, और संघ बड़े अजीब ढंग से ऑपरेट करता है। तो ये ऊपर से ये दिखाएंगे कि भाई अपने बच्चों को दूर रखो। कांग्रेस को ये लग रहा है कि जो हमने मेहनत की है पिछले 12 वर्षों में, जो हमने करा है, विशेषकर युवाओं का जो रुझान बढ़ा है राहुल गांधी की तरफ, उसको खत्म करने की साजिश है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पक्ष और विपक्ष दोनों की साजिश है। साजिश संदिग्ध बना दिया मामला ना। हाँ, और दोनों का निशाना इस समय आम आदमी पार्टी है। और आम आदमी पार्टी कहीं है ही नहीं, खुद कहीं है नहीं वो पार्टी। तो साजिशों का दौर है, सच के लिए कहाँ ठौर है। आज मैं भी कविता के मूड में आ रहा हूँ, है ना। लेकिन पहली बात तो मैं बता दूं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है अभी रीसफल होना है। हाँ, तो रीसफल में बिल्कुल आप सही कह रहे हो। नरेंद्र मोदी का स्वभाव जिस तरह का है, उसमें इस तरह के एक्शन नहीं होते। हाँ, वो रीसफल में जब मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा तो वो, मुझे तब भी ये लग रहा है उनको मंत्रालय बदल देंगे। केंद्र में वो मंत्री कहीं ना कहीं रहेंगे। बहुत काम के मंत्री हैं जी। एक्चुअली ये जो चुनावी विजय अभियान है, इसके बहुत अहम सदस्य हैं वो। सब आप केवल नरेंद्र मोदी का अध्ययन करो और छोड़ दो, सारा कुछ नहीं बचा कि नरेंद्र मोदी का स्वभाव कैसा है। उनके रास्ते में जो भी अड़ता है, साफ। उन्हें अपनी बात मनवाने की आदत है, जिद है, और उसको पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब सब लोग कहते हैं कि इसका इस्तीफा हो, इसका इस्तीफा हो, तब वो उतने मजबूत होते जाते हैं अंदर से कि इसी का नहीं होगा, इसी का ही नहीं होगा। और इस चीज़ को जो उनके सहयोगी मंत्री हैं वो जानते हैं बखूबी। तो नरेंद्र मोदी तो अपने आप में ही एक अध्ययन का विषय है। मैं तो कहता हूँ भाजपा संघ सबको छोड़ दो, नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को लेते रहो। जब वो फंसते हैं तब वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे किसान आंदोलन में लगा कि चारों तरफ से कोई रास्ता नहीं है, तो ये हो गया। अब सवाल ये उठता है कि एकदम परमिशन क्यों दे दी। अब इसकी एक व्याख्या तो ये है कि देखिए सरकार समझदार हो गई है और वो टकराव नहीं चाहती, गलतियों से सबक ले लिया, टकराव नहीं चाहती, और उन्होंने आराम से अपने निपटा दिया मामले को। कर लो भाई प्रदर्शन, और लोकतंत्र भी जिंदा हो गया कि भाई किसे रोका। बड़ी सुविधाजनक तरीके से सारी चीज़ें हो गई। और एक व्याख्या अगर हम करना चाहें तो यह है कि इस बार आप देख रहे होगे ना, जंतर मंतर पे 95% लोग वो हैं जो जीन्स और टी शर्ट पहन के आ रहे हैं। हाँ जी, हालांकि उनको गर्मी में रहने की आदत नहीं है। वहाँ जितने यूथ नहीं, इनके शहर में जहाँ से ये लोग आ रहे हैं, अगर नरेंद्र मोदी की भी रैली हो, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो उस रैली में नहीं जाएंगे। ये वो तबका है जो रैलियों में जाता ही नहीं। भारत का जो मिडिल क्लास है ना, जो आकांक्षा और सपनों के साथ जी रहा, ये वो लोग हैं। नीट का पेपर कौन लोग देते हैं नीट का पेपर? मैं नहीं कह रहा गरीब आदमी नहीं दे रहा, लेकिन उनका प्रतिशत आप देखिए। और ये जो सारा तामझाम है पूरा का पूरा, ये मिडिल क्लास के लिए बना है। तो मिडिल क्लास में असंतोष ना हो, तो उसके रोकने के लिए भी हो सकता है सरकार ने ऐसे कदम उठाए हों कि अगर इन बच्चों पर लाठी चार्ज होगा, ये पिटाई इनकी होगी, तो आप देखिए जो भाजपा का वोट बैंक है मिडिल क्लास वाला, उस पर क्या असर होगा। वो वही तो है 500 रुपये लीटर का तेल लेने वाला है, और कोई थोड़ी है। तो भाजपा अपने ढंग से सारी चीज़ों को ले रही है और हर लेवल पे वो ऑपरेट कर रहे हैं। और कांग्रेस की स्थिति यह है, अब इसमें एक बीच में आ गए रामचंद्र गुहा, इतिहासकार। उन्हें पता नहीं क्या अचानक से कोई क्रैम पाया उनके पेट में, उन्होंने कह दिया राहुल गांधी नालायक है। हालांकि लिखते अच्छे हैं वो, तो उनको अभी अचानक ये ज्ञान कैसे हुआ राहुल गांधी नालायक है। हाँ, तो अब कह दिया उन्होंने सारा का सारा। अब इसके पीछे साजिशें ढूंढ रही हैं। रामचंद्र गुहा को इससे जोड़ के भी देखा जा रहा है, और जब इनसे जोड़ते तो ये लगता है कि एक रामचंद्र गुहा जो हमेशा से एक सेकुलर टाइप आदमी था और विद्वान आदमी था,
उस पर लोग सवाल उठाने लगे। कांग्रेसियों ने तो कतई खारिज कर दिया कि बुड्ढे का दिमाग खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं पता है, नालायक है। और ये कोई सही समय था क्या? इस समय बुड्ढे अगर सही बात भी कह रहे हो तो भी नालायक बता देते नहीं, हैं कांग्रेस का भाई आपका स्वार्थ, आपकी जो बात है वो सिद्ध नहीं हो रही ना। अब उन्हें टाइमिंग से प्रॉब्लम है कि इसी समय तो दीपके आ रहा है, उसी समय रामचंद्र गुहा कह रहे हैं। तो इसका मैसेज ये जाता है कि रामचंद्र गुहा जो बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं भारत के बौद्धिक जगत के, और जिनके पीछे नरेंद्र मोदी के बाद उन्हीं की लोकप्रियता है नंबर 2 की, वो जब ये बात कहेंगे तो कांग्रेस से छिटक जाएगा यूथ पूरी तरीके से। वो कहेगा भाई गुहा साहब कह रहे हैं कि राहुल तो नालायक है, तो क्यों ना दीपके के पास चलें, और दीपके का तो कभी भी दीपक बुझा दो जब मर्जी हो। राजनीतिक व्याख्याएं अपनी अपनी सुविधा के अनुसार से सब करते हैं, और जिसके आप किसी का विरोध करोगे तो फिर वो सोशल मीडिया का अखाड़ा ही उस पर बकवास करने की। मुझे लगता है भारत के लोगों के पास काम ही नहीं कोई है। सोशल मीडिया इतना टाइम कंज्यूम कर रहा है। अब देखिए हो क्या रहा है कि मैं जो बूढ़ा हूँ इस समय, लगभग 70 साल का, और मैं जो अपने टाइम को देखता हूँ, उस समय समाज में जब हम जवान थे जो चीजें हो रही थी कोई देखता नहीं था उनको, कोई तरीका नहीं था। आज उल्टा है बिल्कुल, आज सब देख रहे हैं लगातार। आज लाइव कमेंट्री हो रही है इस देश की राजनीति की, राजनीति की भी, समाज की भी। सब वहीं पे ऐसा। कोई मास्टर बच्चों को पीट रहा है, वो भी वहाँ वीडियो। तो लोग जो कहते हैं ना कि ये बूढ़े लोग भी, अधेड़ लोग भी इनसे चिपके रहते हैं, भाई चस्के हैं और उनको सब दिख रहा है। मोदी ने क्या कहा, उसने क्या कहा, दीपके कौन आ गया। अगर ये अभिषेक दीपके 50, 60, 70, 80 या 90 के दशक में भी कहते, इसकी बात ही कोई नहीं सुनता। लेकिन चूंकि अब सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत है, तो एकदम से 2 करोड़ वो भी हो गए, फॉलोअर भी हो गए, यार अब ये लोग भी आ गए। तो तपती धूप में पानी की बोतल साथ लेके चल रहे हैं, वो बिस्लरी की, मुंह पे वो लगा रखे हैं, आदत नहीं है काकरोच के, है ना। युवा को इतनी गर्मी में सहन करने की आदत नहीं है। भारत के नौजवान तो कुछ भी कर लेंगे। ये वाला जो तबका है ना, जो एम्बिशंस में है इस समय जी रहा है, इस पे जब से अटैक हुआ है तब से सरकार में थोड़ी सी बेचैनी है। किसान से बेचैन नहीं हुआ, वो 700 मर गए, किसान प्रायोरिटी नहीं है, पता है किसान वोट नहीं दे रहा, इसीलिए किसान को काट काट के जातियों में बांटा गया है। किसान कटेगा, मजदूर कटेगा, जातियों में बटेगा, तो भारतीय जनता पार्टी का ही फायदा होगा। उन्होंने जो क्लास पॉलिटिक्स है उसको काट काट के टुकड़े करके बना दिया है जातीय आधार, और हर प्रांत में आप जाके देख लो, सबकी शांति भंग कर दी है। देश ऐसे लग रहा है जैसे उन्माद पे बैठा हुआ देश है। भाई साहब, मैं ये देखता हूँ कि ये मौसम की गर्मी तो आप झेल लोगे, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके अंदर जो गर्मी भरी पड़ी है। एक वो लड़का आया हुआ था हिट लेके, और कह रहा था मैं कॉकरोच पार्टी को हिट मारने आया हूँ। तो बोले जी हम, वो तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। बोले मनमोहन सिंह ने क्यों नहीं दिया इस्तीफा। तो मतलब इस तरह के वहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रेल, अलग अलग सी मूवी सी भी चल रही हैं छोटे छोटे से। देखिए इस्तीफा देना कोई ठीक है, एक जमाने में लाल बहादुर शास्त्री ने रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा दिया था, वो उनका व्यक्तिगत, उनकी नैतिकता से जुड़ा मामला था। उसके बाद सिंधिया ने भी इस्तीफा दिया था रेल दुर्घटना के बाद में, और इक्का दुक्का और घटनाएं इस तरह की हैं। तो इतने बड़े देश में, इतने लंबे इतिहास में इतनी सी घटनाओं का कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अब जो है वो इस्तीफे से ऊपर की बात है। इन बच्चों ने क्या करा है, इन्होंने कहा कि ना तो सत्ता पक्ष और ना विपक्ष, दोनों हमारे लिए इरेलीवेंट हैं, यूजलेस है, इनकी कोई योग्य वो नहीं रही। अब हम अपना मुद्दा बहुत अच्छा है, उठना चाहिए, और ये विपक्ष को उठाना चाहिए। विपक्ष का मुद्दे नहीं उठाता, लेकिन मुद्दा क्या है, मुद्दे को कैसे उठाया जाता है, मेरी समझ में आज तक बात नहीं हुई। भाई आपने मीडिया में आकर आलोचना कर दी, आपने सदन में बोल दिया, आपने धरने प्रदर्शन कर दिए, और क्या करोगे? है कैसे मुद्दा उठेगा? और ये जो लोग, अब मान लो यही कॉल जंतर मंतर पे राहुल गांधी ने दी होती, तो क्या इतने युवा पहुंच जाते जी? और मैं तो कहता हूं कि इन युवाओं को, अगर इनको लगता है विपक्ष विफल हो गया, तो उनके नेताओं का भी घेराव कर लो कि भी तुम चलो हमारे साथ। ये इसको अपॉलिटिकल, गैर राजनीतिक क्यों बना रहे हैं? इनको ये कहना चाहिए था कि जंतर मंतर पर राहुल गांधी भी आए, अखिलेश भी आए, तेजस्वी भी आए, और मोदी भी आए, सब आए, सारा विपक्ष आए ना, क्योंकि सरकार तो खैर कहाँ आएगी।
आ जाओ आगे, वैसे ही वहीं से उन्होंने ऐलान कर दो कि नहीं, इस्तीफा उन्होंने दे दे। गाइडलाइन तय, गर्मी में वो तो अपने मंत्रियों को सलाह दे रहे हैं पानी ज़्यादा पियो और ये सत्तू पियो और बेल का शरबत पियो। इतनी गर्मी में वो क्यों आएंगे, वो नहीं आएंगे। लेकिन इनको तो कहो, अगर विपक्ष इसमें हिस्सा ले लेते तो क्या इसमें क्या प्रॉब्लम थी? मुद्दा तो जायज़ है। सवाल ये है कि मैं तो बहुत फंडामेंटल चीज़ें सोचता हूँ। इस देश में आज़ादी का आंदोलन हुआ, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, अपने आप में बहुत महान आदमी थे, बिल्कुल नैतिक पुरुष। चेले कैसे निकले? चेले तो चिन्नी हो गए जी, गुरु फूट रह गया। जयप्रकाश नारायण 70 साल पार कर चुके, 74-75 साल के थे जब उठे वो, और वो अपने आप में महान व्यक्ति थे, नैतिक पुरुष थे। चेले कैसे निकले सब पता है आपको? चेले मार पी गए सारे। अपने जो हैं यशस्वी दीनदयाल उपाध्याय जी, बहुत साधारण जीवन जिया, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, महान पुरुष थे, नैतिकता थी सारी की सारी। उनके चेले कैसे निकले? तो अन्ना यहाँ इसमें है कि गुरु भी ऐसे था, चेला भी ऐसे था, दोनों में लड़ाई चल रही थी गुरु चेले वाली। अब ये यहाँ से जो है इतिहास बदलने लगा है इसके बाद में। तो अब ना तो आप किसी गुरु पे भरोसा कर सकते, और जो झोला टांग के जो एक्टिविस्ट घूमते हैं, जिन्हें नरेंद्र मोदी आंदोलन जीवी कहते हैं, अभी वांचुक साहब जो हैं अगर इससे अलग रहते तो ठीक थे। अब जैसे ये आ गए तो अब इनको सिद्ध किया जा रहा है कि ये डीप स्टेट का हिस्सा है। नहीं, वो लोग पता, वांगचुक कल तक हीरो थे कुछ लोगों के लिए। अब लोग ये सवाल भी करें कि अचानक रिहा क्यों कर दिया इसको भाई। अब आदमी अगर अब वो चुप बैठा तो तब भी तो साजिश का हिस्सा हो सकता है। इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? मान लिया आज हम प्रोग्राम बनाने के वजह आप और हम दोनों वहां होते तो ये भी कोई साजिश किसी नेता की, स्थानीय नेता की, जिसने भेजा है इन लोगों को। तो मतलब आपके दिमाग में कॉन्स्पिरेसी थियरीज का इतना बैठ गया है कि अरे बिठाया गया है जानबूझ के कि अमेरिका ऐसा कर रहा है, डीप स्टेट, भारत की आज़ादी खतरे में है, डीप स्टेट, सब खत्म हो जाएगा। एक ने तो ये बताया कि ये जो ट्रंप है ना, ये एक्चुअल में कौन है वो जो ऊपर होते हैं, वो जॉर्ज सोरोस है, जॉर्ज सोरोस, एक्सप्लेन्ड अनएक्सप्लेन्ड वो होते हैं ये लोग जो ऊपर किसी ग्रह पे रहते हैं, एलियन कि ट्रंप जो है वो एलियन है। उसके दिमाग पे एलियन ने कब्जा कर रखा है, और एलियन अब पूरी सृष्टि को, इस धरती को कब्जे में करना चाहते हैं। एक नई थियरी आ रही, अब ये तो सूट करेगी, ट्रंप को तो सूट करेगी कि लोग मुझे एलियन मानने लगे। अभी आज फिर उन्होंने, ट्रंप ने आज या कल ये फिर कह दिया कि नरेंद्र मेरी बहुत अच्छी, मोदी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन हम भारत से पैसा अब ये समझ में नहीं आ रही कि मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, आप मेरे बहुत अच्छे। लेकिन ट्रंप में और मोदी जी में एक समानता भी है जी। मोदी जी ने अपने से पहले जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सबको कोसा है, सबको गिराया है जी। ट्रंप भी ऐसे ही गिराते हैं सबको। उनसे पहले जो भी हुए हैं सब वो कह रहे हैं कि वो निकम्मे लोग थे। अब ये देखो ना, एलियन केवल ट्रंप हो सकता है, एलियन यहाँ इंडिया में भी सक्रिय हो, हमें क्या पता। राहुल गांधी भी एलियन हो सकता है, आजकल तो सबको डाउट कर दिया भाई, सब एलियन है जी। जो नॉन बायोलॉजिकल है उनका तो हो ही सकता है। हमें तो यही नहीं पता कि इनके अंदर जो दिल, फेफड़े, गुर्दे उर्दे हैं ये किसी और चीज़ के तो बने हुए नहीं, प्लास्टिक के, किसी और मेटल के। मतलब इतना डाउटफुल माहौल को बना दिया है कि हर एक आदमी, भारत में तो विशेषकर, डरा हुआ है। उसको ये लगता है कि आज स्थिति होगी, कोई आपसे मिलने भी आ जाए ना घर पे तो ये लगता है जैसे साजिश का हिस्सा है। ये किसी पर्पस संदिग्ध हो गया, कुछ ना कुछ करेगा। और ये संदिग्ध बनाना, चीज़ों को डाउटफुल बनाना, ये तो सबसे बड़ा खतरा है। यही तो भरोसा खत्म कर दिया। इन बच्चों की नीयत सही हो सकती है, चूँकि इनका मुद्दा सही है, इन दर्द है तो ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इनका रुदन ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो ये सारी चीज़ें, कहानियाँ बुनी जा रही हैं, ये सच ना भी हो, लेकिन एक आपके दिमाग में डाउट तो पैदा करेंगी कि ये सब कुछ होगा। तो ये पूरे विश्व के सामने संकट है। भारत जो कि विश्वगुरु है तो इसको इसलिए इस ज़्यादा हम पे ज़्यादा है। और मोहन भागवत जी ने कहा कि विश्वगुरु तो हम हो चुके हैं, वो प्रोजेक्ट शुरू हो गया। हाँ, उन्होंने कहा अभी कुछ कमियां रहेगी इसलिए नहीं बन पाए, थोड़े दिन में। हाँ, अभी राष्ट्र और समाज के जो लोग हैं ना इसमें वहाँ जो जब करेंगे, पूरा भागीदारी करेंगे ना, पता नहीं और क्या भागीदारी चाहिए। लेकिन पूरा एक ये जो आंदोलन है सर, मैं इसमें एक अच्छी चीज़ देखता हूँ कि जो युवा या तो एसी में बैठने की आदत थी, सोते थे दिन में, वो आज वहाँ पहुँचे हुए हैं। मतलब कम से कम उनको एक गर्मी की तपिश और ये इसमें कुछ लोग ये देखने गए होंगे कि क्या चल रहा है, कुछ लोग, लेकिन मतलब युवा पहुँचे तो। ये जैन जी बड़ी अच्छी चीज़ है,
लेकिन इसको हमें व्यापक पैमाने पे देखना चाहिए। ये कहते हैं हमारी ना राजनीति में रुचि है ना किसी विचारधारा में रुचि है, ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। यानी आपको केवल अपनी पीड़ा से मतलब है, आपके सुई चुभी, आपके दर्द उठा, आप कराए। इसमें आपकी नितांत अपनी निजी वेदना है इन लोगों की। इस देश में क्या इससे पहले और चीज़ें नहीं हो रही? भ्रष्टाचार इनके लिए समस्या नहीं है क्या? जैन जी किसान आंदोलन में बाहर नहीं आ सकती थी साथ में? ये जब महिला पहलवानों के साथ अत्याचार होते तब नहीं आना चाहिए था जैन जी को? तब तो जैन जी जो है वो तारीफ कर रही थी उस समय सरकारों की। तो ये जैन जी का जो बहुत लिमिटेड सा रोल है, तो ठीक वैसे हो गया। 100-150 लोगों के जीवन में कोई परेशानी आई और जाकर उन्होंने सरकार के सामने प्रदर्शन कर दिया। लेकिन ये सारे लोग तब कहाँ बैठे थे? ये भी एक सवाल है। उन मुद्दों पे भी बिल्कुल सवाल है। अभी आपसे चर्चा के दौरान आया, हमें थोड़ी पता था पहले क्या सवाल है, लेकिन अब दिमाग काम कर रहा है तो उसमें ये भी सवाल उठता है कि भैया ये इन परिवारों के बच्चे पहले क्यों नहीं? जब किसान की पिटाई हो रही थी तब तो बड़े खुश होते थे, जब मजदूर के साथ अत्याचार होता है तब तो आप बड़े खुश होते हो। अपने ऊपर आई तो आप कहते हैं योगी जी की पुलिस लट बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, नहीं, जब पुलिस भर्ती में घोटाले होते हैं, जब रेलवे की छोटी मोटी नौकरियां निकलती हैं, तब तुम्हारा क्रोध कहाँ जाता है? लेकिन इससे चूंकि एक बेहतर भविष्य मिलना, नीट आपको इंजीनियर बनाएगी या डॉक्टर बनाएगी, पक्का है ना? नौकरी नहीं मिलेगी, आप निजी क्षेत्र में अपने काम करने शुरू कर दोगे, आप देश छोड़ के भी जा सकते हो। वही तो तबका है ये नीट वाला। लेकिन जहाँ पटवारियों की भर्ती है, सिपाहियों की भर्ती है, चपरासियों की भर्ती हो रही है, तुमने कभी ये ऑब्जेक्शन किया कि नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की 72 वैकेंसी निकलती हैं, जो समय 1,500 लोग ऐसे हैं जो PhD हैं? उसकी चिंता नहीं हुई अभिषेक के को? ये भी तो सवाल है भाई। अभिषेक तो अच्छी जिंदगी जी रहा है सर। अब जब चर्चा होगी तो सारी चीजें होंगी। अमेरिका में बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है। नहीं, जिए और लोग भी जिन, हमें कोई इस क्लास से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सेलेक्टिव मत हो। और ऊपर से आप पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को, और आपके पास चारा क्या है इसके अलावा? अगर ये सारा तामझाम उठ जाएगा तो आप किसके सहारे जियोगे? ये सोचने में आसान बातें लगती हैं कि सब चोर हैं, सब चोर हैं, पूरा सिस्टम चोर है। चोर होने के बावजूद, भ्रष्ट होने के बावजूद, इसी सिस्टम यही है जो आपके लिए कारगर है। आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, ओवरनाइट तो नहीं कर सकते, रातों रात तो। लेकिन इस देश के नेता ईमानदार तो होने से रहे सर, मुझे तो नहीं लगता। मतलब इस देश का नेता करप्शन करना बंद कर दे, ये हो ही नहीं सकता। नहीं, देखो, करप्शन को उन्होंने बिल्कुल स्वीकार कर लिया। नेता और अफसरों ने मिलकर लूट लिया जिस लूट इसलिए लिया, नेता तो फायदा उठा रहा है इन चीज़ों का। आप ये बताओ, मैंने अपने मकान की रजिस्ट्री करानी है, मैं चुपचाप जाकर जो कुछ देना दे आऊँगा, उसका विरोध होना चाहिए ना? कभी देखा आपने कि शहर के तमाम लोग जिनके मकानों की रजिस्ट्री थी उठ के तहसील का घेराव करने, सबने पैसे दे रखे हैं, चूंकि उनको इसके बदले में एक सुविधा मिल रही है। सबने पैसे दे रखे हैं जी, जिसको एक सुविधा मिल रही है। दूसरे, मेरा बेटा SHO है, पैसे ला रहा है घर में, ठीक है। मेरा बेटा तहसीलदार है, पैसे ला रहा है घर में, नोट ला रहा है, सही है। जब मुझे देने पड़ जाते हैं तब तो सिस्टम भ्रष्ट है। इस देश में अधिकांश लोग जो इस व्यवस्था को चला रहे हैं, किसके पास नहीं आ रहा पैसा? सबके पास है। कोई विरोध करते देखा आपने? सबके पास है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो एक जो मैं बार बार कहता हूँ, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी होगी आपकी, तो नेता को पता है कि भैया जिसके पास पैसा वो पैसे दे के काम कराएगा। और मैंने तो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना। भ्रष्टाचार को लेके कोई नेता अपनी 1 मिनट भी नींद खराब नहीं करता है। इस गलत फहमी में रहने की जरूरत नहीं है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ क्या हो रहा है, ना वो बेरोजगारी को लेके होते, देश की किसी भी समस्या को लेके कोई परेशान नहीं है नेतृत्व में। उन्हें पता है कि देश ऐसे ही चलते हैं। बड़े बड़े लोगों से हमारी बात होती है, वो कहते हैं ऐसे ही चलता है यार सिस्टम, क्या चलता है। लोग भी बोले ऐसे ही हैं, लोग भी ऐसे ही हैं सब। तो ये जो एक उदासीनता आई है, जड़ता आई है, इसको दूर करने के लिए इस जैन जी के पास में जो अपनी आज नैतिक जिम्मेवारी समझ रहा है, क्या मॉडल है? अब मॉडल तो पेश करो। मतलब एक बढ़िया से बढ़िया आदमी चुनाव में उतरता, आप उसकी नोटा से भी कम वोट मिलते हैं उसको, उसमें सारी क्वालिटी। आपका ही नजरिया ये है कि किसी पार्टी से तो है नहीं, वैसे आके खड़ा हो गया। आदमी तो ठीक है, लेकिन वोट तो क्यों खराब करना? वोट तो आप जिसे दे रहे हो उसको भी खराब ही कर रहे हो। और इस जो हुड़दंग मच रहा ना एक सोशल स्तर पे, इसको सुधारने के लिए आज अफसोस ये है कि हमारे पास कोई ना गांधी है ना जयप्रकाश है। कोई नहीं। मुझे लगता है जो निकलता है वो डाउटफुल हो जाता है, संदिग्ध हो जाता है। अच्छा सर, राहुल गांधी जैसे अभी रामचंद्र गुहा कह रहे हैं वो नालायक आदमी है,
कांग्रेस में भी एक बहुत बड़ा धड़ा ऐसा है जो कहता है राहुल गांधी एक नालायक आदमी है। बीजेपी तो पूरी कहती है ये नालायक आदमी है। तो वो जो नालायक आदमी है, अब उसके पास क्या रास्ते हैं? देखो पहले तो क्या वो जंतर मंतर पे भी चला जाए? वो एक अलग ही चीज़ है। नालायक आदमी आप जिसे कह रहे हो सकता है वो नालायक हो, लेकिन आप तो लायक हो ना। हाँ। आपने अपनी लायकी सिद्ध करी है कहीं? मतलब सिवाय जुबानजोरी करने के, लफाजी करने के कुछ है? राह चलता कोई भी आदमी कह देगा राहुल गांधी पप्पू है। तू क्या है? अपने बारे में कभी अपना भी तो चिंतन कर लो, क्या है? उनको एक्चुअली क्या है, लोगों को उम्मीद है कि राहुल गांधी कुछ कर दे, पर राहुल गांधी कुछ कर नहीं नहीं, रहे। राहुल गांधी जो कर सकता है वो कर रहा है। क्या नहीं कर रहा राहुल गांधी? राहुल गांधी 12 साल से लगातार लड़ रहा है। उसको कहा कि ये एसी में रहने वाला है आदमी, उसने 4000 किलोमीटर चल के दिखा दिया। उसने यात्राएं कर ली, उसने ये भी दिखा दिया कि भैया मैं भरे समुद्र में कूद भी सकता हूँ। कूद भी गया। अब वो मोदी जी कूदेंगे। वो ड्राइवरों से मिल रहा है, मशीनों कारीगरों से मिल रहा है, मोदी जी का काम बढ़ा देंगे। नहीं, और बता तो दो कि राहुल गांधी निकम्मा है, चलो मान लिया भैया। इसके अलावा तो रामचंद्र गुहा ये कहते राहुल गांधी को ये कदम उठाने चाहिए, और उसको रिजेक्ट करता तो हम मानते। राहुल रामचंद्र गुहा कंक्रीट सजेशन तो दें कि ये करना है। सिर्फ आलोचना से काम थोड़ी चलता है। लोकचंद्र के अलावा भी आगे दुनिया है, अब खुद कुछ कर नहीं सकते। राहुल गांधी के ऊपर क्या कोई नैतिक जिम्मेवारी है? क्या जिम्मेवारी कि इस देश को उन्होंने मोदी से बचाना है, बचाना भाई, और जितनी संभव है वो कर रहा है। लोग तो ये भी करते हैं कि राहुल गांधी वो ये कह रहे हैं कि मोदी और राहुल की भी अंडरस्टैंडिंग है कोई, ये भी गोयल साहब कह रहे हैं कि गांधी परिवार ने ही भाजपा को मजबूत होने दिया। अब क्या करोगे इनका? इतनी मोटी मोटी किताबें लिख रखी हैं रामचंद्र गुहा ने, अच्छी किताब मैंने पढ़ी हुई है। हाँ, अब उस पर ये डाउट होता है कि यार ये किताब लिखने वाला भी आदमी कोई गारंटी नहीं इस बात की बिल्कुल सही आदमी है। पता ना कौन कब किसका ईमान डगमगा जाए। तो साजिशों का दौर है, सत्य को कहाँ ठोर है, तू नहीं तो कोई और है, और नहीं तो कोई और है, मौज लो भैया। लेकिन हैरानी की बात तो हुई, दिल्ली पुलिस मतलब दीपिका को वहां से रिसीव कर रही है, हाँ, परमिशन दे रही है, वहाँ जा रहे हैं। हाँ, तो वही मैंने बताया ना, इसमें दो चीजें, या तो भाजपा की मिली भगत है या भाजपा की समझदारी है कि उन्होंने एक टकराव। लेकिन इस बीच में जो सच है वो कब सामने आएगा? नहीं आएगा। जहां सबके अपने अपने सच है वहां सच सामने नहीं आएगा, और कोई मानने को तैयार नहीं है। सच की मौत हो चुकी है। पहले हम कहते थे उत्तर सत्य है, पोस्ट ट्रुथ एरा। बौद्धिक भाषा में उत्तरोत्तर कहते थे कि अब सत्य है, और अब तो सत्य के बारे में बात ही नहीं है। पांडे ने डाल रखा है वो जो 3 लड़कों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, उसमें से वो एक सेठ है लड़का, उसको गर्मी लगी होगी तो पीछे कोई हवा कर रहा है उसकी। हाँ। बोला देखो नेतागिरी में आते ही रोजगार दे दिया ना दूसरे को। देखो बहुत चीजें हैं जिस पे आप पढ़े लिखे हो, आपने साइंस पढ़ी है, आप इंजीनियर डॉक्टर बनने जा रहे हो, आपको इस बात पे भी प्रदर्शन करना चाहिए कि पाखंड कितना बढ़ रहा है। उससे आपका सारा देश जुड़ा हुआ है। कोई पाखंडी बाबा आके राजनेता उसके पैर छू रहे हैं, उसकी आरती उतार रहे हैं, आप उसका तो विरोध नहीं करते हैं। पापा कहीं जा रहे हैं ऐसे कार्यक्रम में, मम्मी कहीं नारियल फुलवाती फिर रही, और बच्चा कहीं क्रांति कर रहा है। मैंने तो अभी देखा सर, कोई यूपीएससी में अच्छी रैंक लेके आया लड़का, और उनके घर पे कोई बाबा आया, और वो बाबा अनपढ़ है और पाखंडी भी है बहुत बड़े वाला, और वो जो यूपीएससी वाला लड़का ना बिल्कुल उसके साथ तंग किया उसने प्रणाम। तो अगर यूपीएससी करके इन बाबाओं को ही प्रणाम करना है इस जीवन में, तो फिर फायदा क्या है इस जीवन? जब प्रधानमंत्री एक पाखंडी को अपना छोटा भाई बता सकता है, तो फिर, और ऐसे वीडियो हैं जिसमें वो कहते हैं कि बापू का सानिध्य मुझे मिला और मेरा जीवन संवर गया। अडवाणी जी भी यही भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जो है ऐसे पाखंडियों के चरणों में जाके, तो आप क्या मैसेज दे रहे हो? इसके लिए तो कभी आंदोलन नहीं होता ना जी, इसके लिए क्यों? क्योंकि भावनाएं आहत होती हैं लोगों की। एक बात और भी है सर जी, अगर भारत से धर्म का एलिमेंट निकाल दें या ये बाबाएं निकाल दें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी जी। मुझे तो लग रहा है इस देश को थामी बाबाओं ने। मैं ये कह रहा हूँ कि ये धर्म है ही नहीं है। धर्म तो कुछ अलग चीज, मतलब ये जो भी है, धर्म का मतलब है आपकी व्हाट इज योर राइटियस ड्यूटी। लोग कहते थे ना आम भाषा में, भाई किसी को धोखा देना हमारा धर्म नहीं है। धर्म तो नैतिकता का पर्याय है। धर्म तो जीवन में चाहिए हर समय, लेकिन ये पाखंड नहीं चाहिए धर्म के नाम पे।
यहाँ पाखंड चल रहे हैं। मतलब अब 12 साल से भाजपा बेवकूफ़ बना रही है और अब ये मैसेज दे रही है लोगों को कि तुम कितने परेशान हो जाओ, हम तो अभी 20 साल जाने वाले हैं नहीं। हाँ ना, 47 है जी, है 47, हाँ 2047। और कौन सा विकसित भारत है ऐसा हाँ कुछ? विकसित भारत। हाँ हाँ हाँ। और ऐश्वर्य जो भारत माता का जो ऐश्वर्य था ना उसको कायम करना है। और मोहन जी ने कह दिया कि हम काफ़ी कामयाब हो गए, रास्ता तय कर लिया, अब थोड़ी और मेहनत की आवश्यकता है। उसके बाद गौरवशाली अतीत की वापसी होगी, तब हम तो होंगे नहीं। तो जो भी लोग होंगे उनके लिए हमारी शुभकामनाएं है कि उस भारत का आनंद लेना। अभी देखते हैं दोस्तों, दीपके जी का जो दीपक है वो कहाँ तक रोशनी फैलाता है, और इस दीपक तले जो अंधेरा है उस अंधेरे में कौन सत्य का दीपक जलाता है। मामले इतने संदिग्ध हो गए हैं कि सच को चाहकर भी हम देख नहीं पा रहे, देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों के जवाब वक्त देता है और इस सब का जवाब भी हमें वक्त देगा। लेकिन तब तक के लिए हम एक काम कर सकते हैं, शांति के साथ चीज़ों को देख सकते हैं। सबके अपने अपने दिमाग हैं, सबके अपने अपने प्रति उत्तर हैं, तो अपने अपने उत्तरों को अपने दिमाग से तलाशने की कोशिश करें। हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट सत्य आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। आपकी अपनी समझ है, उस समझ का इस्तेमाल करिए और इस दुनिया के सर्कस में अपना सच ढूंढते रहिए। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।